हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वैदिक सप्ताह के भाग 2 के तहत उसका विभाजन करेंगे। ठीक है, तो वैदिक सप्ताह का जो समय काल हम लोग पढ़े हैं 1500 BC से 1600 BC। ठीक है, तो उसको 2 भागों में बांटा गया है। ऋग वैदिक सप्ताह जिसका समय काल हो गया 1500 BC से 1000 BC। ठीक है, दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक सप्ताह जिसका समय काल हो जाएगा 1000 BC से 600 BC। अब दोनों के बीच में विभाजन का क्या कारण था कि दोनों को वैदिक सप्ताह को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया? तो विभाजन का जो आधार था वह था लोहे की खोज। 1000 BC के आसपास गांधार क्षेत्र में, गांधार जो भी पाकिस्तान में पड़ता है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी यहीं पर स्थित थी, तो वहाँ पर लोहे की खोज हो गई और लोहे की खोज ने सभ्यता को बदलने का काम किया। यही कारण है कि वैदिक सप्ताह को 2 भागों में बांट दिया गया, ऋग वैदिक सप्ताह और उत्तर वैदिक सप्ताह। ठीक है, लोहे की खोज के बाद उत्तर वैदिक सप्ताह और लोहे की खोज से पहले ऋग वैदिक सप्ताह। तो ऋग वैदिक सप्ताह का जो अध्ययन का आधार है वह ऋग्वेद है। यानी कि ऋग वैदिक सप्ताह में सिर्फ एक ही वेद का शुरुआत हुआ था। यानी कि ऋग्वेद से ऋग वैदिक सप्ताह के बारे में जानकारी मिलती है। बाकी जितने भी वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अन्य ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, वो सभी उत्तर वैदिक सप्ताह में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऋग वैदिक सप्ताह के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घड़ी सप्ताह के विपरीत जो वैदिक सप्ताह थी वह मूलतः कौन सी सप्ताह थी? ग्रामीण थी। यानी सिंधु घड़ी सप्ताह कौन सी सप्ताह थी? नगरीय सप्ताह थी। ठीक है, सिंधु घड़ी सप्ताह के विपरीत वैदिक सप्ताह मूलतः ग्रामीण थी। ये नोट करेंगे, बार बार पूछा गया सवाल है। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण का था। ठीक है, कृषि उनका गौण धंधा था। यानी कि जब आर्य भारत में आए थे तो उनका मूल मकसद था अपने पशुओं, अपने जानवरों के लिए आहार यानी पशु चारा का व्यवस्था करना। और भारत उस समय हरी भरी जंगलों से परिपूर्ण स्थल था, तो यहाँ पर उन लोगों का जीवन जीना आसान हुआ, पशुओं को चराना आसान हुआ, पशुओं को पालना आसान हुआ। इसलिए आर्य भारत की ओर आने का यह सबसे बड़ा आकर्षण था आर्यों का। ठीक है, तो और कृषि उनका धंधा गौण था। ठीक है ना, कृषि, क्योंकि अभी तक लोहे की खोज भी नहीं हुई। जब तक लोहे की खोज नहीं होगी कृषि मुक्त धंधा नहीं होगा। आर्य लोग अस्थायी या स्थिर निवासी नहीं थे। सही भी बात है, जो लोग पशुओं पर अपना जीवन निर्भर करते हैं, पशुओं को पालकर, पशुओं को रख के अपना जीवन यापन करते हैं, वे लोग कहीं पे अस्थायी जिंदगी नहीं व्यतीत करते थे। क्योंकि जहाँ पर उनको हरा भरा चारा मिलता था, चारागाह मिलता था, वहाँ पर वो चले जाते थे। उस समय भूमि बहुत सारी ऐसी ही पड़ी हुई थी और जनसंख्या कम थी, तो जगह की मारामारी नहीं थी। इसलिए आज लोग अस्थायी एवं स्थिर जीवन नहीं जीते थे। इसी का यही कारण है कि उनका कोई भी ठोस भौतिक अवशेष नहीं छोड़े हैं। उनका कोई भी भौतिक जो ठोस अवशेष होते हैं वो नहीं पाए गए हैं। ठीक है, जिससे इनके पुरातात्विक साक्ष्य से बेहतर जानकारी मिले। ठीक है, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, जो हम लोग की अभी देव भाषा है संस्कृत। आर्यों की कोई लिपि नहीं थी। देखिए, आर्यों की भाषा संस्कृत थी लेकिन आर्यों की कोई लिपि नहीं थी। आर्यों की कोई लिपि नहीं थी, मतलब कि आज लोग लिखना नहीं जानते थे। तो फिर शिक्षा का माध्यम क्या था? शिक्षा का माध्यम था श्रुति जन, यानी कि जो गुरु होते थे अपने शिष्यों को बोल बोल कर पाठ को रटा दिया करते थे। फिर जो अगला जो पीढ़ी होता था वो अपने आने वाले छात्रों को, वंशजों को बोल बोल कर, पढ़ा कर रटा दिया करते थे। यानी कि
जो वेद है, वेद का भी लिखित रूप बाद में ही आया। ठीक है, वैदिक सप्ताह के बाद में ही वेदों को लिखा गया। ऐसे पहले वेद भी क्या थे, श्रुति जन थे। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी, आर्यों की कोई लिपि नहीं थी, आर्यों का माध्यम श्रुति जन था, यानी कि सुनने और याद करने का माध्यम था। अब हम लोग आते हैं वैदिक सप्ताह का विस्तार, यानी ऋग वैदिक सप्ताह का विस्तार क्या था। ऋग वैदिक, तो आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। ये तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं। बाकी जितने भी वेद है सबकी जानकारी का स्रोत माने उत्तर वैदिक सप्ताह का स्रोत है, बाकी जितने भी वेद हैं। तो आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का स्रोत कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए, माने आर्यों का निवास स्थल क्या था, तो सभी जगह सप्त सैंधव का प्रयोग किया गया है। सप्त सैंधव का क्षेत्र, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई है। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। और दूसरी जो सर्वाधिक पवित्र नदी है, सर्वाधिक वर्णन है मतलब, और पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी है उसको नदी तमा या नदियों में प्रमुख कहा गया है। यानी कि जिस प्रकार अभी हम लोग गंगा के जल को पवित्र मानते हैं, उसी समय ऋग्वैदिक काल के लोग सरस्वती नदी के जल को पवित्र मानते थे। और सिंधु नदी बहुत ही उस समय की महत्वपूर्ण नदी थी, क्योंकि यह सभी नदियों की मेन होगी, मुख्य नदी होगी, जो अभी हम बताएंगे आपको। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार तथा यमुना का 3 बार जिक्र किया गया है। यहाँ पर ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। तो मेन नदी हो जाएगा सिंधु नदी, ठीक है। उसके बाद झेलम चिनाब, उसके बाद सतलज, उसके बाद ब्यास, ठीक है, मिठान कोस। ये ज्योग्राफी का सवाल है आप लोग को, ठीक। सरस्वती नदी भी इसी के आसपास बहती थी। तो ये जो एरिया है यह उत्तर पश्चिमी भारत है, उत्तर पश्चिम भारत प्लस पाकिस्तान का एरिया भी आएगा। तो इसको हम लोग कौन सा एरिया कहेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय महाद्वीप का उत्तर पश्चिम भाग में ऋग्वैदिक सप्ताह का भौगोलिक विस्तार था। क्योंकि हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे कि गंगा का कितने बार उल्लेख है, 1 बार। तो गंगा तो यमुना ऐसे बहती है और गंगा ऐसे बहती है, तो यानी कि बहुत ही कम एरिया में अभी लोग आ ही रहे थे, ठीक है। तो ऋग्वैदिक सप्ताह का भौगोलिक विस्तार हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह जान गए हैं, क्योंकि यहाँ बार बार पूछा गया है कौन सा एरिया। तो सप्त सैंधव का क्षेत्र, कितनी नदियों का उल्लेख है, तो 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है, तो सिंधु नदी है। सर्वाधिक पवित्र नदी गंगा के समान, तो ये सरस्वती नदी है, जिसको नदी तमा कहा गया है, नदियों में प्रमुख कहा गया है। गंगा का 1 बार उल्लेख तथा यमुना का 3 बार जिक्र आया है। अब यहाँ पर देखेंगे सरस्वती नदी वर्तमान में क्या है, विलुप्त है, और इसके जगह पर घग्गर नदी बहती है। इसके जगह पर घग्गर नदी बहती है, जो राजस्थान के होकर बहती है, ठीक है। ये जो घग्गर नदी है, आपको ऐसे भी सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है कि मनरेगा के उत्खनन कार्य में हरियाणा में एक नदी की धारा मिली है, जो जमीन के अंदर ही बहुत ही स्वच्छ धारा है पानी का, वह बह रही है। तो विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है या नया अध्ययन हो चला है कि सरस्वती हो सकता है कि सरस्वती नदी का वह क्या हो, स्रोत हो, ठीक है। तो यह तो बात की अध्ययन का विषय का बात है, धीरे धीरे आगे जैसे आएगा हम लोग अध्ययन करेंगे। अब इसकी राजनीतिक व्यवस्था, उसका ऋग्वैदिक जो समाज था वो पितृसत्तात्मक परिवार, ठीक, आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थे। जो आर्य का समाज का जो बुनियादी इकाई था वह था पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार वो परिवार होता है जिसमें पिता की प्रधानता होती है,
ठीक है। परिवार में पिता का मुख्य स्थान होता था। परिवार में पिता का मुख्य स्थान होता था। परिवार के मुखिया को गृहपति कहते थे या कुलूप का कहीं कहीं कुलूप भी कहा जाता था। ठीक है। बैरी सत्ता के राजनीतिक व्यवस्था के तहत आर्यों के प्रशासनिक इकाई को विभाजित करेंगे तो इसका कुल, ग्राम, 20 जन और राष्ट्र। ठीक है। तो कुल का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखेंगे हम लोग। कुल का मतलब परिवार, जिसका प्रधान क्या कहलाता है, गृहपति, यानी कि कुलूप या कुलप। ठीक है। ग्राम क्या हो गया, कई परिवारों का समूह हो गया, जिसके प्रधान को ग्रामणी कहते हैं। 20 कई गांवों का समूह हो गया, जिसके प्रधान को बीसपति कहते हैं। जन अनेक विषयों का समूह, जिसके प्रधान को जनपति या राजा कहा जाता था। अब राष्ट्र का बात है तो देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो हम लोग पहले आ गया कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद 20, उसके बाद जन। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इतना जरूर ध्यान देंगे, कुल, ग्राम, 20 जन। जन के बाद आएगा महाजनपद। ठीक। महाजनपद के बाद आएगा साम्राज्य। इसके हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं एक झलक। ठीक है। तो ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग उल्लेख कितनी बार किया गया है, 275 बार। देख रहे हैं ना, जन, यानी कि यहाँ तक इसका प्रभाव था, राष्ट्र शब्द का नहीं। जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं किया गया है। अभी हम लोग बात भी कर रहे हैं, जो महाजनपद हम लोग बताए हैं, वो जनपद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार भी नहीं किया गया है। राजा का पद अनुवांशिक था, मतलब राजा का पद जो था वो आनुवांशिक हो चुका था, फिर भी राजा के हाथ में असीमित अधिकार नहीं थे। कबीले के जो आम सभा होती थी, समिति, कबीले की जो आम सभा थी उसे समिति कहते थे, अपने राजा को चुनती थी। ठीक है। चुनने का अधिकार मतलब कि आनुवांशिक होते हुए भी राज्य के जनता को अपने राजा चुनने का अधिकार था। ठीक है। राजा को कबीले का संरक्षक कहते। अब राजा का काम क्या है, राजा को कबीले का संरक्षक यानी कि गोप्ता जनस्य तथा पूरा भेता, नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। यहाँ फिर से नोट कर लेंगे, राजा को कबीले का संरक्षक, जिसे गुप्ता जनस्य तथा पूरा भेता, नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में मंत्रियों तथा मंत्रिपरिषद का उल्लेख नहीं किया गया हुआ है। यहाँ नोट करेंगे, ऋग्वेद में मंत्रियों तथा मंत्रिपरिषद का उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद में सभा, समिति, विधत तथा गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख किया गया है, जो उस समय के राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का देखरेख करती थी। तो हम लोग अब एक एक करके विस्तार से जानेंगे। सभा यह वृद्ध एवं श्रेष्ठ अभिजात लोगों की संस्था थी, यानी कि जो उस एरिया के अच्छे लोग, वृद्ध थे, उम्रदराज थे, उन लोगों को सभा में सम्मिलित किया जाता था, जिससे साथ मिलकर राजा महत्वपूर्ण सलाह मशविरा करके राज प्रशासन का कार्य चलाया करते थे। समिति के बारे में आते हैं, यह समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है। समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युत यानी कि हटाने का अधिकार, उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभा को ईशान कहा जाता था। एक बात और यहाँ ध्यान देंगे, सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। तो यह आपको ध्यान देने वाली बात है कि सभा और समिति के क्या क्या कार्य थे। अब आते हैं हम लोग विधत और गण। तो गण से हम लोग रखते हैं, यह कबीला के समय में था। जब कबीला अभी शुरुआती चरण में था,
उस समय गण का उपयोग किया जाता था, एक प्रकार के समझिए कि मंत्री परिषद के तौर पर, सलाह मशवरा के तौर पर। विदत यह आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। सभा और समिति के होने से पहले आर्यों की प्राचीन संस्था कौन थी? विदत। किसके पहले? सभा और समिति के। इसे जनसभा भी कहा जाता था। ठीक है। ऋग वैदिक काल में महिलाएं भी सभा और विदत में भाग लेती थी, यानी कि महिला स्वतंत्र थी। ठीक है। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, वह युद्ध का स्वामी होता था। और कबीले का जब युद्ध होता था तो वह युद्ध में कबीले का नेतृत्व करता था। और यहाँ पर युद्ध शब्द के लिए प्रयोग हुआ है गविश शब्द का। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। यानी कि उस समय युद्ध करने का मतलब ही था ज़्यादा से ज़्यादा गाय पर अधिकार हासिल करना। युद्ध के लिए राजा के पास एक सेना भी होती थी, किंतु यह अस्थायी होती थी। युद्ध के समय सेना का निर्माण कर लिया जाता था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी कि पुरंदर का मतलब किला तोड़ने वाला। ठीक है। किला तोड़ने वाला। जब युद्ध का समय आता था तो भगवान इंद्र की आराधना की जाती थी कि उनके पास जो हथियार है वज्र, उनके सहायता से वो दुश्मन का किला तोड़ने का काम करे। ठीक है। ऋग्वेद में और भी शब्द का उल्लेख आया है, जैसे सेनानी, सेनापति। सेनानी सेनापति के लिए उपयुक्त हुआ है, प्रयोग हुआ है। पुरोहित जो धार्मिक प्रधान होते थे, ग्रामणी जो गांव के प्रधान होते थे। इन सब शासकीय पदाधिकारी के क्या है? उल्लेख मिला है। अब यहाँ पर आते हैं, जो क्या करते थे? राजा को सहायता के लिए होते थे। कोई भी राजा कितना भी निपुण क्यों न हो, कितना भी बलवान गुणवान क्यों न हो, वो अकेला राज नहीं कर सकता है। उसे हेल्प करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की जोड़ी होती ही है, उस लोगों का हेल्प उनका जोड़ी पड़ता ही है। तो ये राजा की सहायता के लिए क्या थे? सेनापति यानी सेनानी, पुरोहित, ग्रामणी। प्रायः पुरोहित का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था। धार्मिक प्रधान है इसलिए इनके पुत्र ही बनेंगे फिर अगला पुरोहित। इसके अतिरिक्त भी अन्य पदाधिकारी थे, जैसे थे सूत, रथकार, करमार, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। ठीक है ना। और ये रत्नी जो थे, राजा समेत कुल 12 रत्नी होते थे। माने राजा को मिलाकर कुल 12 रत्नी होते थे, जो राज्याभिषेक के समय उपस्थित होना इन लोगों का अनिवार्य था। जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो ये रत्नियों को, सभी रत्नियों को वहाँ पर उपस्थित होना आवश्यक होता था। ठीक है। अब आते हैं अगला अधिकारी, पूरब दुर्गपति होता था। ठीक है। और सैनिक कार्य भी करता था। आसपास ये जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। ठीक है। दूत समय समय पर संधि विग्रहों के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाया करते थे। ठीक है। बराजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, जहां पर गायों को चराया जाता था। गायों को चराया जाता था। उस भूमि को कौन सा भूमि कहते थे? गोचर भूमि। तो उस भूमि का स्वामी कौन होता था? अधिकारी, बराजपति। ये तो बार बार आ रहा है। कुलप परिवार का मुखिया होता था। अब देखिए उग्र, वर्तमान में जो पुलिस का काम है वो उस समय उग्र का काम था, जो अपराधियों को पकड़ने का काम करता था, मतलब पुलिस का काम करता था। ठीक है। तो